So could you just share few of those easiest and the toughest part that you had to face? मैं जब किताब लिखने के लिए कोशिश कर रहा था तब मैंने एक चीज तय कर लिया कि मैं एक रिलीजियस एंगल में नहीं लिखना है, जितना भी लिखना है एकेडमिकल पर्सपेक्टिव में लेके आना है। शेख उमर शरीफ आज हमारे साथ जुड़े रहेंगे फ्रॉम बैंगलोर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने टॉपिक भी बता दिया है आज, दैट इज द बुक। हैव यू हर्ड ऑफ दिस बुक शेख? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट दिस काइंड ऑफ बुक? जैसे कि मैंने बताया कि टाइटल ही थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लग रहा है मुझे। जब तक हम एक बात के ऊपर एकेडमिकल पर्सपेक्टिव में रिसर्च नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं रखेंगे, डिस्कशन नहीं रखेंगे या डिबेट नहीं करेंगे, तब तक जो है अमन को कायम करना मुनासिब यानी होना नामुमकिन है। इस किताब में बहुत ही एक सरकाज़म के साथ या फिर लॉजिक के साथ आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, डेफिनेटली अबाउट द काउ, द यूसेज ऑफ काउ। और ऐसे सवाल करते करते एक ऐसा सवाल पर हम पहुंचते हैं जहां पर यह पूछा जाता है कि तो दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच मेड मी पॉन्डर डीपली, और आई कैन से इन अ वे इट कैन मेक एनीबडी पॉन्डर डीपली, एनी रीडर। तो कुड यू प्लीज एम्फसाइज ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू आवर ऑडियंस शेख? अद्वैता के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, अद्वैता के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। खुदा जो है हर चीज के अंदर है, हर जानवर के अंदर भी मौजूद है, हर इंसान के अंदर भी मौजूद है। वो अद्वैता फिलॉसफी को मानने वाले हिंदुओं के बिलीफ है। तो मैंने ये बात रखा, अगर एक गाय के गोश्त को कोई खाता है तो उसका मतलब क्या निकलता है? इंसान भी गॉड है, जी। तो गाय भी गॉड है, एवरीथिंग इज गॉड, इंसान भी गॉड बन जाते हैं। जी हाँ, इंसान भी गॉड है, तो गॉड इज ईटिंग गॉड। इन द कुरान, इन चैप्टर सूरह अल-अनाम, उसमें कहीं ना कहीं ये लिखा गया है कि being a Muslim, you are not supposed to insult the religion of others, the people who follow other religion, उनके खुदा को, उनके भगवान को, जो भी जिस चीज़ को भी वो लोग भगवान मानते हैं, उसका इंसल्ट नहीं करना चाहिए, उसके बारे में गाली नहीं देना चाहिए, उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा कुछ हमें नसीहत मिलता है। So when we compare the same thing with your book, असल में क्या है, कुरान में सूरतुल अनआम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नसीहत दे रहा है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहिए जनाब दीजिए जवाब सीज़न 2 में आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं मेरे अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, बहनों और बुज़ुर्गों। जैसे कि आपको याद होगा 2015 में एक शो रिलीज़ हुआ था यू चैनल पर जिसका नाम था कहिए जनाब दीजिए जवाब, और अभी हमने सोचा कि आपको एक और खुशखबरी दें। वही शो फिर से रिलीज़ हो रहा है जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर अभी आ रहा है, कहिए जनाब दीजिए जवाब सीज़न 2 के नाम पर। जी हाँ दोस्तों, ये शो जब पहली बार शुरू हुआ था तो 2015 से लेकर 2018 तक ये इसका सिलसिला चला और बहुत सारे लोग इसको बेहद पसंद किए और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हमारे दूर हुए, क्योंकि हम यहाँ पर इनवाइट कर रहे थे बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स को, दाई को और रिलीजियस एक्सपर्ट्स को हम यहाँ पर इनवाइट करके इस्लामिकली जो मिसकंसेप्शंस होते थे उसको दूर करने की हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। और बहुत लोगों को वो पसंद आया वो शो, और फिर हमने एक कन्नड़ा शो भी स्टार्ट किया अंडर NM प्रोडक्शंस, और जिसका नाम था प्रतिबिंबा। लोगों ने उसे भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और अभी खुशखबरी ये है कि जो पहले हमने जो शुरू किया था उर्दू शो, दैट इज़ कहिए जनाब दीजिए जवाब, वो अभी फिर से शुरू हुआ है सीज़न 2 में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसे सुनकर बेहद खुश हुए होंगे। तो दोस्तों, बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा इंटेंशन है, वो यही है कि जो भी मिसकंसेप्शंस होते हैं सोसाइटी में इस्लामिकली, रिलीजियस वाइज, उसको दूर करने का हमारा एक छोटा सा कोशिश है। और इस बार हम थोड़ा सा टेक्निकली भी स्ट्रांग हुए हैं। पहली मर्तबा जब हमने शुरू किया था तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए, जैसे कि जो स्कॉलर्स, जो गेस्ट हमारे दूर रहते थे, उनको यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आने में परेशानी होती थी, और जिस वजह से वो हमारे शो में नहीं आ पाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम टेक्निकली भी स्ट्रांग हैं और अभी ऑनलाइन का भी ज़माना है, तो गेस्ट हमारे साथ वर्चुअली जुड़े रहेंगे, और जिसे देखकर आप सभी लोग खुश होंगे। और ऐसे ही हमारे साथ एक गेस्ट जुड़े हैं आप जिनका नाम सुनकर आप सभी लोग खुश होंगे। एंड गेस्ट को आप जानते हैं, जिनका नाम है उमर शरीफ। जी हाँ दोस्तों, शेख उमर शरीफ आज हमारे साथ जुड़े रहेंगे फ्रॉम बैंगलोर, अल्हम्दुलिल्लाह।
ही इज़ द फाउंडर ऑफ डाइट दैट इज़ डिस्कवर इस्लाम एंड एजुकेशन ट्रस्ट और अल बशीर इंटरनेशनल स्कूल जो बनेरघट्टा बैंगलोर में है, इसके CEO हैं। और अदर दैन दीज ही इज़ ऑल्सो सोशल एक्टिविस्ट। ऑल्सो बहुत कम लोग जानते होंगे, ही इज़ अ ग्रेट राइटर। जी हाँ दोस्तों, आज कुछ इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक होगा। जो शेख उमर शरीफ जो हैं रिसेंटली हाल ही में एक किताब रिलीज किए हैं जिसका नाम है इन द नेम ऑफ काउ। जी हाँ दोस्तों, ये किताब मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे पढ़ सकते हैं और इसके बारे में हम डीपली आज जानेंगे इस किताब के बारे में क्या है इस कंटेंट में। लेकिन जो लोग इसके बारे में पहली बार सुन रहे हैं, बेशक आप सभी लोग टाइटल सुनकर बहुत ही सरप्राइज हुए होंगे, इन द नेम ऑफ काउ। जी हाँ, क्या है ये किताब में, आइए हम आज हमारे गेस्ट से ही सुन लेते हैं। गेस्ट हमारे इस शो में अभी फिलहाल मौजूद हैं, आइए हम इनका इस्तकबाल करेंगे। शेख अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे हैं शेख। बेशक हमारे ऑडियंस के लिए आज बहुत ही खुशी होगी ये जानकर के शेख उमर शरीफ हमारे साथ जुड़े हैं। कहिए जनाब दीजिए जवाब के सीजन 2 में, वो भी पहला शो है आज का। और मैंने टॉपिक भी बता दिया है आज, दैट इज द बुक। हैव यू हर्ड ऑफ दिस बुक शेख, इन द नेम ऑफ काउ? You asking me about it? Yeah, I wrote the book in the name of जी अल्हम्दुलिल्लाह। an Indian narrative. जी एन इंडियन नैरेटिव एंड द राइटर्स नेम इज उमर शरीफ। माशाल्लाह। Yes, तो yes. शेख इस किताब को लिखे हैं और बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल किताब है मेरे दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत किताब है मैं कह सकता हूँ। बेशक पहली बार जब हम सुनते हैं इस किताब के बारे में तो एक कंट्रोवर्शियल फीलिंग हमारे दिमाग में आता है। तो बेशक हमें आगे बढ़ना है, किताब को पढ़ना ज़रूरी है ये जानने के लिए कि क्या कंट्रोवर्शियल है इसमें। आई डोंट नो व्हाट इज इट अकॉर्डिंग टू द राइटर, वेदर ही फील्स इट एज अ कंट्रोवर्शियल थिंग और नॉट। वो जानने के लिए बेशक आपको किताब को पढ़ना ही होगा और इसके बारे में और थोड़ा जानकारी, यानी कि इस किताब की हिस्ट्री के बारे में, इस किताब को लिखने से पहले जो चीज़ें शेख के दिमाग में थे या फिर इस किताब को लिखते वक्त जो चीज़ें उनके दिमाग में आई और इसके रिलीज होने के बाद जो उनको जो ओपिनियंस मिले, इसके बारे में कुछ हम जानेंगे। और शेख बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, आई होप यू आर रेडी टू आंसर देम। Yes, please go ahead. Yeah. Yes, I have a list of questions about this book. इससे पहले कि हम इसके डिटेल में जाएं, इसके अंदर के कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें, I just wanted to know शेख कि what inspired you to write this kind of book? जैसे कि मैंने बताया कि टाइटल ही थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लग रहा है मुझे। वैसे तो मैंने किताब पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो फीलिंग जब मैंने पहली बार इस किताब को जब देखा था तो वो एक कंट्रोवर्शियल फीलिंग आ गया था मेरे अंदर कि अब क्या होने वाला है, ऐसे किताब अभी रिलीज किए हैं तो आगे क्या होगा अभी। तो कुड यू जस्ट टेल मी और लेट आवर ऑडियंस नो कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट अ टॉपिक ऑन काउ, आई मीन राइट अ बुक ऑन द टॉपिक ऑफ काउ, व्हाट इज इट? बेसिकली आप जैसे आप जानते हैं, इन द नेम ऑफ काउ एन इंडियन नरेटिव, यानी गाय के बारे में एक किताब। गाय के नाम से कुछ हो रहा है इंडिया में। तो क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, सियासत चल रहा है। तो इस किताब में मैंने जितना भी एकेडमिकल पर्सपेक्टिव में, यानी जितना भी रिसर्च पेपर्स के जरिए से एक हकीकत को लोगों के सामने ले आने के लिए कोशिश किया। तो इसका मकसद यही है किताब से जो जितना भी लोगों के अंदर मिसकंसेप्शंस है तो उसको दूर किया जाए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है, लोग ऐसे समझते हैं कि ये सिंपल मामला है, मुसलमान जो है गाय के गोश्त खाते हैं और हिंदू जो है गाय के गोश्त नहीं खाते करके कंसेप्शन है। बिल्कुल। आप अगर देखेंगे फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर टू कन्याकुमारी जितने भी स्टेट्स है वहाँ के हिंदू लोग जो है ये गाय के गोश्त को खाते हैं, दे ईट बीफ। तो वही बात को मैंने इस किताब के जरिए से साबित किया। और यहाँ तक हिस्टोरिकल जो रेफरेंसेस जो मिलेगा हमारे लिए, जैसे कि स्वामी विवेकानंदा और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी, जिनके किताबों में ऑलरेडी लिखकर है कि एक जमाने में हिंदू लोग जो है गाय के गोश्त को खा रहे थे और उसके मांस को खा रहे थे और इंडियन ट्रेडिशन के हिस्सा है करके वो लोग बताकर हैं। And I also brought in the references from the scriptures, from the Vedas and from Mahabharata. जी हाँ, with the proof आप बताएं जी। Yeah.
तो बेसिकली इस मकसद से मैंने लिखा ताकि इस किताब के जरिए से जितना भी वायलेंस चल रहा है इन द नेम ऑफ काउ वो जी। खत्म हो जाए। और अच्छा। मैंने इस किताब को उस वक्त लिखा जब पैंडेमिक था पूरे इंडिया में, ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले। तो तब जो है मैं सोचा एक अच्छे वक्त है हमारे पास कुछ किताब लिखने के वास्ते। बिल्कुल और बिल्कुल। उसी टाइम में मैं एक डिसर्टेशन भी पेश करने वाला था। फिलहाल मैं एमए इन इस्लामिक स्टडीज कर रहा हूँ और फाइनल ईयर में एक रिसर्च पेपर पेश करना है मैं डिसर्टेशन के सब्जेक्ट पर। जी, तो जी। इसीलिए मैंने सोचा कि एक रिलीजन के कुछ एंगल से कुछ बात लिखूं, क्योंकि इन द नेम ऑफ काउ, काउ के नाम से कुछ वायलेंस चल रहा है। तो जितना भी रेफरेंसेस मिल सकता है पूरे जो रिलीजियस किताबों से उसका हवाला देकर इस पेपर को हम प्रेजेंट करेंगे सेकेंड ईयर एग्जाम्स के वास्ते। मगर जैसे मैंने किताब को फाइनलाइज करके उनके पास दिया, फैकल्टी जो है बहुत खुश हुए। तो वो लोग तारीफ भी किए बहुत अच्छी किताब करके। मगर वो लोग ये बताएं कि ये जितना भी है रेफरेंस बहुत पॉलिटिकल एंगल पर है, तो हमारे रिलीजियस एंगल पर चाहिए, तो इसलिए जो है हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे। तो बताए दिस इज अनदर रीजन व्हाई आई हैड टू कंसीडर टू राइट दिस बुक। So that's how this book is there before you. Yes, Sheikh, definitely there was a need to write a book on the topic of cow, और आप एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आए हैं जिसका टाइटल ही है इन द नेम ऑफ काउ। तो आप सिंस इसके राइटर हैं, आप बेहतर जानते हैं कि आप किस जर्नी के साथ गए हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉकडाउन आपने इसको लिखना शुरू किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने उस टाइम को यूटिलाइज किया है माशाल्लाह। Sheikh, we just wanted to know, or maybe even the audience want to know, there might be few easiest and the toughest part during the journey of this book, right? So could you just share a few of those easiest and the toughest part that you had to face during during the journey of this book, Sheikh? देखिए ये किताब जो है लिखने से पहले मैंने कई किताबों को पढ़ा हूँ। Almost I can say I must have read more than thousands of pages with regards to this topic itself. And तकरीबन 10-15 साल से हम इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंडिया में जहाँ तक मैंने देखा बहुत सारे नॉर्दर्न स्टेट्स में बहुत सारे वायलेंस हो रहा था इस मसले के ऊपर। तो मैंने बहुत रिसर्च किया। मगर मैं जब किताब लिखने के लिए कोशिश कर रहा था तब मैंने एक चीज तय कर लिया कि मैं एक रिलीजियस एंगल में नहीं लिखना है, जितना भी लिखना है एकेडमिकल पर्सपेक्टिव में लेके आना। क्योंकि मैं एक दाई होने की वजह से मैं लोगों को ये बताना बहुत आसान है कि आप जो है इस्लाम में जो है आपको पूरे तरीका जो है सही मिलता है और इसी को फॉलो करना, ये जो है एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से पेश कर सकते हैं। मगर जी, लॉजिकल रीजनिंग अलग रखते हुए, मैं थोड़ा उसको साइड में रखते हुए मैंने एकेडमिकल पर्सपेक्टिव को सामने लेके आने के लिए कोशिश किया। तो ये एक नया चीज था मेरे लिए, क्योंकि आई वांटेड टू कीप माई सेल्फ एज ए न्यूट्रल पर्सन। आई डिडंट वांट टू बी बायस्ड। मैं एक तरफ बात को नहीं रखना चाह रहा था। तो सिर्फ लॉजिकल पर्सपेक्टिव में, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव और रिलीजियस पर्सपेक्टिव, जितना भी है पूरे के पूरे जितना भी टॉपिक्स को पूरे के पूरे जो है इसमें लेके आना करके मेरा मकसद था। और उसमें एक बहुत मुश्किल का काम यह भी था, क्योंकि जैसे ही लिखने गया तो बहुत सारे पेजेस जमा होने लगा। तो मैंने सोचा इतना थिक बुक अगर मैं लिखूं तो लोग जो है पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैं इसको जितना कंडेंस कर सकूं, जितना शॉर्ट कर सकता हूं उतना शॉर्ट में ही लेके आना करके मैंने कोशिश किया। तो इसलिए जो 112 पेजेस में बहुत बेहतरीन अंदाज में मैंने लोगों को समझाने के लिए कोशिश किया और लग रहा है कि लोग जो है उसको कबूल भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक बेशक। अल्लाह आपको आपके इस एफर्ट्स को कबूल करे शेख। शेख, जब मैं पढ़ रहा था इस किताब को, बहुत वैसे तो एंटायर किताब तो मुझे पसंद आया, बहुत सारे लॉजिक इसमें भरा हुआ है। एक ऐसा चैप्टर आता है दैट इज इन चैप्टर 7, इट इज़ कॉल्ड इंडियन फिलोसफीज एंड गो माता। तो इस किताब में बहुत ही एक सरकाज़म के साथ या फिर लॉजिक के साथ आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, डेफिनेटली अबाउट द काउ, द यूसेज ऑफ काउ। और ऐसे सवाल करते करते एक ऐसा सवाल पर हम पहुंचते हैं जहां पर यह पूछा जाता है कि इज होल ऑफ काउ सेक्रेड? तो दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच मेड मी पॉन्डर डीपली, और आई कैन से इन अ वे इट कैन मेक एनीबडी पॉन्डर डीपली, एनी रीडर। तो कुड यू प्लीज एम्फसाइज ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू आवर ऑडियंस, शेख?
हाँ हाँ, वो जो पॉइंट आपने बताए, तो इज द होल ऑफ काउ सेक्रेड, तो एक सवाल था। तो लोग ये कहते हैं हम दूध इसलिए पीते हैं क्योंकि इसमें एक ब्लेसिंग है, बरकत वाली है, और जो गाय के जो पेशाब है यानी यूरिन है उसको भी पीते हैं, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, ये दवा है और इसमें भी बरकत है करके बोलते हैं। और साथ साथ जो है जो भी चीज है उसके जो गोबर है, गोबर के अंदर भी बेनिफिट्स है, इसमें बरकत है को बोलने वाले हैं बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी के मेंबर्स। तो मैंने बोला अगर आप ये भी बोलते हैं कि जितना भी है पूरे के पूरे गौ जो है सेक्रेड है, इसमें बरकत है, तो गौ के गोश्त यानी गौ के गोश्त में भी यानी इवन विद इन द बीफ देयर हैज टू बी बरका, तो उसको क्यों आप उसको ब्लेसिंग करके नहीं मानते करके मैंने एक सवाल किया। मगर ये मेरा सवाल नहीं है, इससे मेरे से पहले बहुत सारे लोग हिस्टोरियंस और स्वामी जी भी ये सवाल किए हैं, तो उसका रेफरेंस भी मैं उस किताब में पहले से मैं लेके आया, किताब में है। तो ये एक इम्पोर्टेंट और एक चीज क्या है, उसी चैप्टर में और एक बात कहा हूं कि अद्वैता के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, अद्वैता के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, खुदा जो है हर चीज के अंदर है, हर जानवर के अंदर भी मौजूद है, हर इंसान के अंदर भी मौजूद है। वो अद्वैता फिलॉसफी को मानने वाले हिंदुओं के बिलीफ है। तो मैंने ये बात रखा, अगर एक गाय के गोश्त को कोई खाता है तो उसका मतलब क्या निकलता है, इंसान भी गॉड है, तो गाय भी गॉड है, एवरीथिंग इज गॉड, इंसान भी गॉड बन जाते हैं। जी हाँ, इंसान भी गॉड है, तो गॉड इज ईटिंग गॉड, तो फाइनली गॉड हैज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड इट्स गोइंग बैक टू द गॉड अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट। तो वो लोग भी क्या है, इसको जो है अगर अद्वैता कॉन्सेप्ट को वो लोग कबूल करेंगे तो इसके खिलाफ खड़ना उनको मुनासिब नहीं है, उनको जो है रास्ता भी नहीं बन सकता। तो देयर सो मच ऑफ इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस फॉर व्हिच आई हैव सेड दीज आर द क्वेश्चंस एंड इफ एट ऑल यू हैव आंसर्स प्लीज राइट इट। अगर आपके पास इस सवाल के लिए आपके पास जो है जवाब है तो आप लिखिए, लिखिए, हम भी सुनेंगे, हम भी उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। जी वेल शेख, आपने जो आंसर दिया अभी, हो सकता है कि कुछ लोग इसको इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे, बट देर आर फ्यू पीपल हु मे नॉट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस्लामिकली अगर इसको एज अ क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँ तो इन द कुरान इन चैप्टर सूरह अल-अनाम उसमें कहीं ना कहीं ये लिखा गया है कि बीइंग अ मुस्लिम यू आर नॉट सपोज टू इंसल्ट the religion of others, the people who follow other religion, उनके खुदा को, उनके भगवान को, जो भी जिस चीज़ को भी वो लोग भगवान मानते हैं उसका इंसल्ट नहीं करना चाहिए, उसके बारे में गाली नहीं देना चाहिए, उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसा कुछ हमें नसीहत मिलता है। So when we compare the same thing with your book, यहाँ पर most of the time it is about, of course it is all about political aspects, it is all about economical aspect, लेकिन कहीं ना कहीं when we go on reading about eating beef, so as a reader, for example if a Hindu is reading it, don't you think this will be something contradictory to him? आपको नहीं लगता? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, असल में क्या है, कुरान में सूरतुल अनआम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नसीहत दे रहा है, आप जो है दूसरों जो चीज को इबादत करते हैं उसके ऊपर जो है गाली मत दीजिए, उसको इंसल्ट मत कीजिए, उसका इंसल्ट मत कीजिए, मगर इसका मतलब ये नहीं उसकी हकीकत मत बोलना करके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्रिश्चियन लोग जो है जीसस क्राइस्ट को इबादत करते हैं, जीसस क्राइस्ट जिसको हम ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है गाली देना हमारे लिए ममनू है, हमारे लिए हराम है, क्योंकि हम उनको मोहब्बत करते हैं, हम उनको मानते हैं। मगर साथ साथ हम ये भी ऐलान करते हैं जीसस क्राइस्ट इज नॉट द सन ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट में पीस बी अपॉन हिम इज नॉट गॉड, ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। अगर ये हकीकत बोलने में अगर किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो वो हम गुनहगार नहीं बन सकते, मगर हम किसी को गाली दिया तो हम गुनहगार बनते हैं। तो इसी यार्डस्टिक पर अगर हम देखेंगे, गाय के हकीकत को हम बता रहे हैं मगर गाय को इंसल्ट नहीं कर रहे हैं। गाय एक जानवर है, हाँ, गाय एक जानवर है, गाय को खुदा ने बनाया हमारे लिए ताकि इंसान उसका बेनिफिट उठाए, ताकि इंसान के लिए खैर हो जाए। इसलिए हम गाय का दूध पीते हैं, गाय के जो लेदर को इस्तेमाल करते हैं, गाय के गोश्त भी खाएंगे
और जितना भी है गाय से वो सब बेनिफिशियल है, इसलिए जो है हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं इंशाल्लाह जी ताला। जी 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 और सही है। इसी बात से और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जी शेख। जो भी इंडियंस होता है, इंडियंस में जो बहुत सारे लोग हैं, असल में क्या है, हिंदूस में भी बहुत सारे लोग हैं जो गाय के मांस को खाते हैं, तो जी। वो लोग इंसल्ट नहीं होते। वो लोग जो है हम्म। जैसे ही हम गाय के बारे में ये इस बात की हकीकत बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं हाँ ये सही है। क्योंकि गोवा में अगर आप देखेंगे, गोवा के हिंदूस जो है बहुत रिलिश करते हैं बीफ को, और बीफ के वैरायटीज जो है वहां बनाते हैं। जी और जी केरला में भी क्या है, वहाँ के स्टेपल फूड है, केरला जी में भी वहाँ के जो हिंदू लोग जो है खाने का मेन स्टेपल फूड जो है बीफ है, यानी गाय के गोश्त। और जी वैसे ही जो है आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, असम और बंगाल और दूसरी जगह, वहां पर भी आप इस कल्चर को देख सकते हैं। तो इसीलिए जो है हिंदूज डोंट गेट ऑफेंडेड एज वी अज्यूम टू बी। हाँ, यस देर करेक्ट। आर सर्टेन सेक्शन ऑफ हिंदूज who might not like it, but at the same time we are saying it is not requirement for Muslims to be a non-vegetarian or beef eaters. ओके हमारे लिए क्या करेक्ट। है, ये जी फर्ज नहीं कि हम बीफ खाना ही करके, हम जी जी वेजिटेरियन भी जी बन सकते हैं। कहीं पर लिखा नहीं गया है मगर कि इस उसको खाना ही है। जी हाँ, तो इसमें जिद नहीं हमको, वी आर नॉट जी एडमेंट टू ईट द बीफ, बट एट द सेम एग्जैक्टली। टाइम वी आर क्वेश्चनिंग। बहुत ही बेहतरीन अंदाज से आप इसका जवाब दिए हैं। अब आपकी किताब में आपने बहुत सारे एस्पेक्ट कवर किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल से लेकर एग्रीकल्चर से लेकर रिलीजियस एस्पेक्ट को आप बीच में लाए हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को आप बीच में लाए हैं। दैट इज ऑल हाउ एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द काउ, ये आप हमें नसीहत दिए हैं इस किताब में। और बेशक एक बहुत ही बड़ा रिसर्च रहा होगा आपका। विदाउट एनी रिसर्च ये सब एक किताब में लाना, एक शक्ल में लाना, ये पॉसिबल नहीं होता। अब आपका इतना बड़ा मेहनत है इस किताब के पीछे, तो हाउ वेल डू यू थिंक इट विल बी रिसीव्ड बाय द पब्लिक और द रीडर हु इज गोइंग टू रीड दिस बुक? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, हाउ द रीडर्स विल टेक इट। यस। मैंने एक जॉनरा के ऊपर मेहनत किया, वन टाइप ऑफ बुक विच वुड बी अपीलिंग टू वन सेक्शन ऑफ पीपल। इट इज नॉट अ बुक रिटन फॉर यूनिवर्सल, फॉर द यूनिवर्सल कम्युनिटी। इट इज नॉट अ बुक रिटन फॉर द यंग एंड द ओल्ड, ऐसा कुछ किताब नहीं है। इट इज रिटन फॉर इंटेलेक्चुअल्स, जो लोग जो है नॉन फिक्शन पढ़ते हैं, एसेस पढ़ते हैं, जो लोग रिसर्च पेपर्स पर बहुत दिलचस्पी रखते हैं, तो उस किस्म के लोगों के लिए ये अपीलिंग बनता है इंशाल्लाह ताला। और मैंने जितना हो सके मैंने कंडेंस रखने के लिए कोशिश किया, यानी जितना बातें हैं उसको मुख्तसर पेश करने के लिए मैंने कोशिश किया। तो मैं मानता हूं कि इस मेहनत से बहुत सारे लोग जो है उसका फायदा भी उठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग अच्छे रिव्यूज भी दिए, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऐसे किताब जो है हमारे एक दिन में या 2 दिन में पढ़ने के लिए बहुत सहूलत मिली, क्योंकि उनको पढ़ने में बहुत आसानी है, क्योंकि इट्स मूविंग इन अ वेरी फास्ट पेस, अबाउट 100 and 112 pages, and people are finding it easy to read it in one sitting or 2 sittings. Yes. So definitely this is a book, filled with intellectual topics. और मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान अगर इसको पढ़ना शुरू करे तो डेफिनेटली वो एंड तक पढ़ेगा ही, क्योंकि उतने अच्छे तरीके से इसको लिखा गया है शेख। क्योंकि वेन एवर अ टॉपिक एंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि जब बीच में हम रहते हैं किसी भी टॉपिक के, किसी भी चैप्टर के, तो हम सोचते हैं कि ओके इस चैप्टर के बाद मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। लेकिन एज वी कम टू द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, आप एंडिंग इतना मजेदार बनाए हैं कि हमको दूसरे चैप्टर पर जाने पर मजबूर कर देता है वो। तो ऐसे करते करते ना मैंने किताब पढ़ना खत्म कर दिया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि आपने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह, सो जैसे कि आपने बताया कि लोगों ने भी अच्छा कमेंट दिया है इसके बारे में, सो डेफिनेटली आई एम श्योर दैट इवन उन्होंने भी यही चीज को फील किया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। शेख, वैसे तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और शो को भी ख़त्म करने का वक्त हो चुका है। वैसे तो मुझे दिल नहीं हो रहा है कि शो को ख़त्म करूं, और भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना है आपसे। इंशाल्लाह अल्लाह और भी बेहतर मौका देगा इसके लिए। लेकिन जाने से पहले शेख, मैं चाहता हूं कि आप हमारे यू चैनल के जितने भी ऑडियंस हैं उनको आप एक छोटा सा मैसेज दें इस किताब के बारे में। वैसे तो हम सभी लोग इतने टाइम तक सिर्फ आपको नेशनल चैनल्स पर देखे थे डिबेट करते हुए स्कॉलर्स के साथ, दूसरे स्कॉलर्स के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर कोई आपके साथ डिबेट करने वाला तो है नहीं, लेकिन हम अपना कान खोल कर बैठे हैं आपको सुनने के लिए। सो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल टू आवर ऑडियंस शेख जी? Yeah, first and foremost I thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving me an opportunity, and secondly I would thank you
for having invited me. मुझे जो जज़ाकल्लाहु दावत खैर, दिया my honor तो शेख, my तो मैं pleasure। शुक्रगुजार हूँ। और उसके अलावा यू चैनल के लिए भी मैं थैंक्स देता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव इनवाइटेड मी फॉर दिस ओकेशन। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड एज अ मैसेज, अगर मैं एक मैसेज देना चाहूँगा तो जी अभी फिलहाल मैं ये बताऊंगा, जितना भी व्यूअर्स है मेरे, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी बात आप सुनेंगे यानी पेपर के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए या मेन स्ट्रीम के जरिए, आप तहकीक कीजिए और जी बगैर तहकीक करते हुए आप कोई भी बात को आप फैलाना मत कीजिए, यानी फैलाने के लिए मत आगे बढ़िए। जी क्योंकि अक्सर जो आज के दौर में जो फसाद फैला रहे हैं, वही लोग हैं जो आधा इल्म से लोगों को और गुमराह करने वाले ही लोग जो है फसाद फैला रहे हैं। तो इसीलिए जो है इस किस्म के काम से हम बचे, ताकि इंशाअल्लाह। अमन को पहुंचाने के लिए हमारा जो मेहनत हो जाए। क्योंकि जी जब तक हम एक बात के ऊपर एकेडमिकल पर्सपेक्टिव में रिसर्च नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं रखेंगे, डिस्कशन नहीं रखेंगे या डिबेट नहीं करेंगे, तब जी तक जो है अमन को कायम करना मुनासिब यानी होना नामुमकिन है। तो इसलिए बिल्कुल हम अपना जितना भी इमोशंस है, इमोशंस को साइड में रखते हुए हम एकेडमिकल लेवल में अगर हम मेहनत करेंगे, आई एम टेलिंग इवन टू द मुस्लिम्स, आई एम टेलिंग ये इवन टू द शेख, मुस्लिम, जो भी जी बात हो हमारे सकते लिए हैं भी आज की जो, नसीहत है जी। हाँ सबके लिए, मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम, फॉर एवरीबडी। वी यस शुड नॉट गेट इमोशनल नहीं होना चाहिए। एकेडमिकल बात रखो और लोगों से अच्छे अमन से बात को रखो, ताकि वो लोग भी थोड़ा वक्त लेते हैं। हर जी आदमी इसी एक ही सिटिंग में हर चीज को कबूल करना नहीं होता है, तो लोगों को भी वक्त देना पड़ता है। हैव लॉट ऑफ पेशेंस इन हैविंग डायलॉग, एंड उसी से हमारे लिए, हमारे देश के लिए जो है अमन पहुंचा सकते हैं करके मेरे उम्मीद है। इंशाअल्लाह हम आप इंशाअल्लाह। लोगों को भी वही मैसेज देना चाहता हूँ इंशाल्लाह। जी जी जी, अल्लाह आपके एफर्ट्स को, आपके तमाम कोशिशों को आमीन। कबूल करे शेख। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के थैंक यू। लिए। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ ऐसे और जुड़े रहें और दूसरे टॉपिक्स पर। वैसे तो ये शुरुआत है अभी और जाने से पहले मैं आपको एक और बार मुबारकबादी पेश करना चाहूँगा इस खूबसूरत किताब के लिए शेख। उम्मीद है कि ये किताब पूरे इंडिया में फैले, सबके पास ये एक कॉपी हो, और जो मेहनत आपने किया है उसका फल भी आपको मिले इंशाअल्लाह, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह शेख। सो शेख, जज़ाकल्लाहु खैरा फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ चैनल यू, और ऐसे ही हमें मिलते रहें, जुड़ते रहें हमारे साथ एक और टॉपिक पर इंशाअल्लाह बहुत जल्द। उम्मीद है कि आप मना नहीं करेंगे। इंशाल्लाह विल बी देयर, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा शेख, शुक्रान, बारकल्लाहु फीक। जज़ाकल्लाह खैर। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे शेख उमर शरीफ फ्रॉम बैंगलोर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये शो पसंद आया होगा, और ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। उम्मीद है कि आपको आने वाले एपिसोड्स का बेहद इंतज़ार रहेगा, और आप इस शो के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शो को देखें, और इसमें जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा फॉर बीइंग पार्ट ऑफ चैनल यू। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को हिदायत दें, सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैं आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखना। स्टे ट्यून्ड विद चैनल यू। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।